हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए लेक्चर में। और पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग अध्ययन किए थे किसी भी वस्तु को आवेशित करने का प्रेरण विधि क्या होती है। इसके साथ साथ हम ये देखे थे कि आवेश का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं हैं, आवेश की वजह से कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल से समझे थे। आज का जो हमारे नया लेक्चर होने वाला है, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम पीछे आपको बता चुके हैं कि कभी भी दो आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं, या तो अगर वो अपोजिट नेचर के हैं, अपोजिट मतलब एक अगर प्लस है एक कौन सा माइनस है, तो उस केस में वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखे थे कि अगर दो आवेश इसमें अगर एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, या एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, यानी कि समान नेचर के हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। अगर हम आपसे ये पूछें, ये बताइए कि पहला वाला आवेश दूसरे के ऊपर कितना बल लगाया, अगर आकर्षण का केस हो या प्रतिकर्षण का, तो पहला वाला आवेश दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाया या दूसरा वाला आवेश पहले के ऊपर कितना फोर्स लगाया, अगर ये कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेट करके बताना हो कि कितने न्यूटन का फोर्स लगा, तो फिर वो कैसे करेंगे। तो इसी चीज को ज्ञात करने के लिए बीच में एक साइंटिस्ट आए और जिसका नाम था कुलाम, और उन्होंने क्या किया, कुलाम ने अपना एक क्या दिया, नियम दिया। उस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसी पे होने वाला है, गुलाम के नियम पे, यानी कि गुलाम का नियम क्या है और कैसे हम दो आवेशों के बीच में इस नियम की सहायता से क्या कर सकते हैं, लगने वाले वैद्युत बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या होने वाला आज का, तो हेडिंग होने वाला है गुलाम का नियम। गुलाम का नियम, चलिए देखते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दो चार्ज बनाता हूँ। मान लेते हैं कि पहला आवेश है यहाँ पे Q1, ठीक है, ये भी प्लस चार्ज है, और दूसरा आवेश है कि यहाँ पर भी है, कोई दूरी पर रखा हुआ है, उसका वैल्यू कितना है, Q2 है। दो चार्ज है और एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे हुए हैं, एज्यूम करिए कि R दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है ना, कितने दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं। अब हमको ये जानना है कि पहला वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, या दूसरा वाला चार्ज पहले वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा। तो इसके लिए गुलाम ने अपना एक नियम दिया, और क्या बताया, वो नियम में क्या बताया, तो सबसे पहला चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि कभी भी दो आवेश अगर एक दूसरे के नजदीक लगे रखे हों, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है ना, उन दोनों आवेशों के क्या होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला पॉइंट क्या बोले, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको सोच के देखें कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ रखें, एक चार्ज कहाँ पे रखें, यहाँ पर रखें, इन दोनों के बीच में फोर्स जो लगने वाला है उसको कैलकुलेट करना है। अगर फोर्स को ध्यान से देखेंगे, ये फोर्स कब बढ़ेगा, अगर इस चार्ज का वैल्यू बढ़ा दे, Q1 का वैल्यू बढ़ा दे, यानी Q1 का मान क्या कर दे और अधिक करे, तो होगा क्या, होगा ये कि भैया सीधा सीधा दिख रहा है। अगर सोच के देखो, ये दो चुंबक रहते हैं और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, अगर इस चुंबक का मान बढ़ा दें तो ज्यादा तेजी से आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनके बीच में लगने वाला बल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पहला नंबर तो Q1 पे डिपेंड करेगा। Q1 का मान बढ़ेगा तो भी ये फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और Q1 का मान घटेगा तो भी ये फोर्स क्या होगा, घटेगा। इसको हम फिजिक्स के भाषा में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। लिखते कैसे हैं, तो F अनुक्रमानुपाती किसके, Q1 के। अगर सोच के देखिए, अगर हम ये तो अभी बात की Q1 की, अगर यही फोर्स दोनों के बीच में जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस फोर्स को अगर देखें, अगर Q2 का मान बढ़ा दें तब क्या होगा। Q2 का मान मतलब दूसरा आवेश का वैल्यू भी क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा कर रहे हैं, उस केस में भी क्या होगा, ये फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका मात्रा बढ़ेगा तो ये जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इसका मान कम कर दें हम लोग, इसकी मात्रा कम करते हैं, उस केस में देखेंगे फोर्स क्या हो जाएगा और घटेगा। तो हम इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स लगेगा दोनों आवेशों के बीच में, वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q2 को भी। और भाई Q2 के भी अनुक्रमानुपाती, अगर Q2 बढ़ेगा तो क्या होगा, F भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अब Q2 क्या होगा, कम होगा, तो F भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर इन दोनों को एक साथ मिलाएं हम, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1 into Q2, ऐसा लिख सकते हैं। तो कुलाम ने क्या किया, ओवरऑल एक ही लाइन बताया, बोले इन सबको नहीं बताया, इस सबको उन्होंने सीधा सीधा एक चीज बोला कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होगा
उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट यही था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर Q2 का मान बढ़ाओ या Q1 का मान बढ़ाओ, दोनों ही केस में क्या होगा, F का मान क्या होगा, बढ़ना ही है। या Q2 का मान कम करो या Q1 का मान करो, दोनों ही केस में क्या होगा, फोर्स क्या होगा तुम्हारा, कम होना ही होना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाला लाइन इसको मैं ऊपर लिखना हूं, ठीक है ना, कि इन्होंने पहला लाइन बोला F जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, ये पहला पॉइंट बोला उन्होंने, ठीक है ना। दूसरा लाइन क्या बोला उन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजें बता रहे हो, ठीक है। दूसरे वाले पॉइंट उन्होंने क्या बताया, दूसरे वाले पॉइंट उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि जो बीच में दूरी होगा, ठीक है ना, बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती मतलब, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, मैं समझाता हूं। अगर सोच के देखो, अगर इन दोनों आवेशों के बीच का दूरी हम बढ़ा दें, तो क्या इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, घटेगा। अरे भाई, अभी डिस्टेंस कम है तो क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएंगे, और अगर इसको हम ज्यादा दूर कर देते हैं, उस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, और घट जाएगा। तो अगर ये आर का मान बढ़ रहा है, आर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एफ क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। आर का मान कम हो रहा है, अगर आर का वैल्यू कम होगा तो एफ क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। इसको हम फिजिक्स के भाषा में कैसे लिखते हैं, इसको हम फिजिक्स के भाषा में बोलते हैं कि आर जो है एफ के, या बोल सकते हैं एफ जो है आर के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा है, ठीक है ना। और लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, लिखते कैसे हैं, तो एफ जो होता है व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के, उल्टा मतलब 1 के नीचे लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। पर उन्होंने कूलाम ने क्या किया, जब कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने देखा कि इसका एक्चुअल वैल्यू आ रहा था, वो केवल आर के व्युत्क्रमानुपाती करने पर नहीं आ रहा था, एक्चुअली में किस पे आता है, आर का स्क्वायर करने पे, ठीक है ना, आर का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती करने पे एक्चुअल वैल्यू आती है। तो उनका भाई जो भी नियम था उसमें उन्होंने दो पॉइंट समझाया, ठीक है ना, बड़ा सिंपल था। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, पहला पॉइंट, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि उन दोनों आवेशों के बीच उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होगी, उस दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। उन्होंने दूसरा लाइन में बोला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कूलाम का नियम क्या है, तो कूलाम के नियम में भाई दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये रहेगा कि सीधा सीधा बोलना है कि नहीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, यही कूलाम का क्या है, नियम है। यानी कूलाम के नियम हमसे हमको क्या मिला, दो चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। एक कौन सा, आवेश पर निर्भर कर रहा है फोर्स, एक किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक साथ हम मिलाएंगे, या लिख सकते हैं यहां से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, हम कूलाम के नियम से ही चल रहे हैं। अगर दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यह जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले नीचे। लिख सकते हैं कितना, Q1 इंटू Q2 अपन कितना, आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा चीज है। और याद होगा आपको, कभी भी हम क्या करते हैं, ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, अगर इसको हटाते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर। जब कभी भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ता है, एक कांस्टेंट जो नियत मान जुड़ता है, उसको हम यहाँ के लिए फिलहाल के लिए लिख रहे हैं कितना, के। ये हो जाएगा के इंटू कितना हो जाएगा, Q1, ये हो जाएगा Q2, अपन नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये रहा कूलाम के नियम से मिला हुआ हमको क्या चीज है, फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहेंगे सर कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा, देखो Q1 का वैल्यू पता होना चाहिए, Q2 का और किसका, आर स्क्वायर के। इसमें जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहां लिख दे रहे हैं, जहां के एक क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है, एक नियतांक है। और इसका मान कौन देता है, भैया इसका मान वही देते हैं जो इस फार्मूले को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और इसका मान उन्होंने बताया
कि इसका जो मान रहेगा, इसका मान, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं मान, ठीक है ना, याद रखिए कितना होता है, k इक्वल टू होता है 9 गुणे 10 पे घात 9, ठीक है ना, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये का मात्रक निकालना है, इधर फोर्स यानी कि न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आएगा, कितना हो जाएगा भाई मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर है, दोनों ये नीचे आएंगे तो कूलम का स्क्वायर, यानी कि आवेश का मात्रक कूलम होता है। बहुत सिंपल सा है। तो k का मान कितना होता है 9 गुणे 10 पे घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। बोलेंगे सर कांस्टेंट का जो मान है ये 9 गुणे 10 पे घात 9 ही क्यों है, अलग क्यों नहीं दे दिया गया? बड़ा सिंपल सा इसका रीजन है। कभी भी कोई भी साइंटिस्ट जो होता है किसी भी रूल को जब किसी भी फॉर्मूले को जब बनाता है तो उनको चाहिए होता है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है। अगर हम जैसे मान के चलते हैं यहाँ दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है हमने क्या किया, मेजर किया, मेजर करने के बाद आया कितना, मान लेते हैं 20 न्यूटन। कितना आया 20 न्यूटन। अब हमने फार्मूले से कैलकुलेट किया, ये फार्मूला लगाया Q1 Q2 अपन कितना आर स्क्वायर वाला, और फार्मूले से कैलकुलेट किया तो हमको पता चला कि वो वैल्यू आ रहा है कितना 10 का ही आ रहा है। कितना आ रहा है 10 का। कमी कितने की आ रही है भैया? अगर हम क्या करें, इस 10 में जो वैल्यू आया है, जो Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर का जो 10 वैल्यू आया, उसमें एक संख्या यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, एक्चुअल वैल्यू हमको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। एक्चुअल वैल्यू यानी कितना था 20 था, वो क्या हो जाएगा आराम से मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, अच्छा ये कमाल की चीज है कि हर बार अगर अलग अलग चार्ज रख के अलग अलग डिस्टेंस रख के निकालेंगे तो हर बार क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी और जो फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूले में क्या होगा, कुछ कम आएगा। अगर हम हर बार क्या करें, जैसे पहले वाले केस में 20 था और फार्मूले शायद कितना 10, अगर हम 10 में कितने 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना मिल जाता, 20 मिल जाता, यानी कि एक्चुअल वैल्यू मिल जाता। यानी कि फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू को प्राप्त कर देते। तो जो 2 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बार बार एक्चुअल वैल्यू प्राप्त करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू या नियतांक बोलते हैं। क्योंकि बिना उसके मल्टीप्लाई किए एक्चुअल वैल्यू हमको क्या हो सकता है, मिलेगा ही नहीं। ये नियतांक जो होता है वो कौन देता है, तो जो फार्मूले को बनाता है उसी टाइम पे वो क्या करते हैं, उसका मान फिक्स करके रख देते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है। के का मान उन्होंने भाई कलाम ने कितना दिया, 9 गुणे 10 पे घात कितना रहेगा, 9 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब हमको ये सारी चीजें पता चल गई, ये हमको ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा, हमने एक चीज देखा, कलाम ने एक चीज बताया, बोले कि ये जो 9 गुणे 10 पे घात 9 है, ठीक है ना, ये जो के का मान है, यही मान जो होता है एक चीज और का होता है, किसी और का भी इतना ही मान होता है। कहेंगे किसका होता है सर? तो लिखे यहां लिख रहा हूं मैं, क्योंकि के जो होता है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि के का जो मान होगा वही मान किसका रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान रहेगा। यानी कितना रहेगा, 9 गुणे 10 पे घात 9। कितना रहेगा, 9 गुणे 10 पे घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये कैसे पता चला, अभी आगे समझा रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखें, अगर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में के के जगह पे आराम से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही फार्मूला बन जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो इस फार्मूले को फोर्स कैलकुलेट करने का, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपन कितना R स्क्वायर, ठीक है। कई लोग एक फार्मूला भी बताते हैं, कई लोग ये वाला फार्मूला भी बताते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही केस में के और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, सेम ही होता है। तो मेन फार्मूला कितना हुआ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो आवेशों के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना होगा, तो इसी फार्मूले से क्या करने वाले हैं हम लोग, इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिएगा, के का जो मान था 1/4 पाई किसके बराबर था, एप्सिलॉन नॉट के। भाई कैसे कहेंगे किसका मान, तो इसका मान अगर निकालना हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, कैसे निकालेंगे, 1/4 का मान 4 ही रहेगा, ठीक है, रखेंगे। पाई का मान 3.14 या 22/7 रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इसमें समझ नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, ये तो बता दीजिए, क्योंकि उसका वैल्यू रखे बिना हम कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना आपको आगे सिखाएंगे। फिलहाल के लिए फिलहाल ध्यान रखिएगा एप्सिलॉन नॉट है क्या, बड़ा गजब की चीज है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, यहां लिख रहे हैं जहां, ठीक है,
जहां एप्सिलॉन नॉट एक नाम बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नाम इसका क्लियर हुआ भैया, एप्सिलॉन नॉट है क्या? अभी हमको ये क्लियर हो गया कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन आया, सर निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्यों बोल रहे हैं? वैद्युतशीलता होता क्या है? पहला पॉइंट तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए वैद्युतशीलता नाम से ही दिख रहा है, वैद्युतशीलता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना आसानी से क्या करेगा, वो पास होगा। अच्छा, ये वैद्युतशीलता को बड़ा सिंपल शब्दों में समझाएं हम तो बोलेंगे हर एक माध्यम, जो भी माध्यम है, जैसे अभी हवा है, हवा के पास से पानी हो सकता है, पानी के पास से कांच हो सकता है, अलग अलग मीडियम होते हैं, लेकिन अलग अलग मीडियम। हर एक माध्यम का एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है भाई? कि हर माध्यम क्या करता है, अपने अंदर से होके जाने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, उस वैद्युत क्षेत्र का कई लोग क्या करते हैं, विरोध ज्यादा करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, विरोध कम करते हैं। तो जो विरोध ज्यादा करेगा उसका वैद्युतशीलता हाई, यानी कि ये जो गुण है ना वैद्युत क्षेत्र का विरोध करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। अगर कोई पूछे वैद्युतशीलता क्या होता है, तो वैद्युतशीलता का बड़ा सिंपल डिफिनेशन आप देंगे, बोलेंगे किसी माध्यम का वह गुण, ठीक है ना, जिसके कारण वह क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, वही उसका क्या कहलाता है, वैद्युतशीलता कहलाता है। अब कहेंगे सर ये क्यों निकाल रहे हैं, वैद्युतशीलता अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल अलग अलग होता है। अब क्यों हम बोल रहे हैं कि वैद्युतशीलता अलग अलग होता है हर मीडियम का? देखिए इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, अगर सोच के देखिए, दो आवेश हैं, अभी जो है हम कहां पर रखे हैं, एज्यूम करो कि हवा में रखे हैं, सेम दोनों का मात्रा समान है, समान कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, और अभी फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं दूसरे पे? 10 न्यूटन का। क्या हम उतना ही आवेश को, उतना डिस्टेंस वाला उठा के हम किस में रख दें, पानी में रख दें, क्या अभी भी फोर्स उतना ही लगेगा? नहीं, अब फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा भैया। अब फोर्स हो सकता है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? डिस्टेंस तो उतना ही था, चार्ज भी क्या थे, उतना ही थे, पर फोर्स इस बार क्या हो गया, कम हो गया। कम इसलिए हुआ क्योंकि हमने मीडियम चेंज किया। मीडियम चेंज करने से हुआ क्या, हम पहले ही बता चुके हैं, हर एक माध्यम का एक गुण होता है। वो कौन सा गुण? जो वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, ठीक है ना। अब कोई माध्यम ऐसा होता है जो वैद्युत क्षेत्र का विरोध ज्यादा करता है, कोई माध्यम ऐसा होता है जो वैद्युत क्षेत्र का विरोध कम करता है। जो माध्यम वैद्युत क्षेत्र का विरोध ज्यादा करता है उसकी वैद्युतशीलता क्या होती है, उच्च होती है, यानी कि हाई होती है। और जो माध्यम वैद्युत क्षेत्र का विरोध क्या करता है, कम करता है, उसकी जो कह सकते हैं वैद्युतशीलता होती है, वो क्या होती है, कम होती है। तो अलग अलग मीडियम का क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युतशीलता हमको निकालना जरूरी है। क्योंकि अगर चार्ज को सोचिए, अगर हवा में रखे हैं, ठीक है, हवा में रख के अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हवा मतलब निर्वात, बात एक ही करें, ठीक ना। तो उस केस में हमको रखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर रख के जो भी निकलेगा, अभी वैद्युतशीलता निकालना सिखाएंगे अभी आपको, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट जो भी होगा उसका मान निकाल के रख के और उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपको निर्वात में कितना फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में, वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर वही सोचिए, देखिए अगर किसी दूसरे माध्यम में लेके चले जाए, पानी में ले आकर रखते हैं उसी चार्ज को, उतना ही डिस्टेंस पर रखें, तो क्या फोर्स अभी भी उतना रहेगा ना, फोर्स चेंज हो जाएगा। और डिपेंड करेगा किस पे, उस माध्यम के वैद्युतशीलता पे। वैद्युतशीलता क्या होती है, हर एक माध्यम का वह गुण होता है जो यह दर्शाता है कि वो माध्यम वैद्युत क्षेत्र का विरोध कितना करे। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना, आई होप समझ गए होंगे। तो अब अगर किसी माध्यम में उन्हीं चार्ज को रख देते हैं और रख के इस बार हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अगर फोर्स कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, तो बार बार क्या रखेंगे, तो वहां पे 9 × 10 तक 9 ही रखते हैं इसका मान पूरा, ठीक है ना। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या है, गलत आएगा। क्योंकि माध्यम में जब निकालेंगे फोर्स, तो उस केस में उस माध्यम का क्या चाहिए होगा, वैद्युतशीलता। ये अभी तो ये किसके लिए है, केवल हवा के लिए था ना। हवा में क्या किए थे, चार्ज को रखे थे, तो भैया हवा या निर्वात दोनों एक ही मान के चलते हैं हम लोग। उसके लिए हम क्या रखे थे, यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखे थे। एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता को दर्शा रहा है। पर माध्यम में जाएंगे तो उसकी वैद्युतशीलता अलग रहेगी, तो उस केस में यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, उस माध्यम की वैद्युतशीलता रहेगी, ठीक है ना। अगर हम मान करते हैं, अगर यहाँ लिख दें, यदि यहाँ लिख रहे नीचे एक नोट पॉइंट, ठीक है ना, यदि, ठीक है ना, यदि किसी
माध्यम, ठीक है ना, कि वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, कितना हो तो अलग अलग दूसरे माध्यम की वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं, निर्वात के लिए केवल लिखते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से। अगर जहां एप्सिलॉन नॉट लिखा है समझ लीजिएगा वो किसका है, निर्वात के लिए या हवा के लिए है। और अलग अलग मीडियम के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, सीधा सीधा एप्सिलॉन ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर किसी अन्य माध्यम के लिए निकालना है वैद्युतशीलता, सॉरी किसी अन्य माध्यम का में फोर्स निकालना है जिसका वैद्युतशीलता कितना है, एप्सिलॉन है, तो उस केस में फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कितना लिखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, अब कितना लिखेंगे, एप्सिलॉन, क्योंकि उस मीडियम की वैद्युतशीलता को हम दिखाना है, ठीक है ना। इनटू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल के लिए यूज करेंगे। कब, ये जब ये फोर्स किसमें निकलेगा, उस मीडियम में। ये फोर्स किसमें निकला था, इसको एफ नॉट बोल देते हैं, एफ नॉट मतलब एयर में, हवा में या निर्वात में निकला था। वही चार्ज थे, उतना ही डिस्टेंस पर रखे हुए थे सेम, ठीक है ना। अंतर क्या था, वैद्युतशीलता का। ये क्लियर हुआ। तो अगर किसी एप्सिलॉन वैद्युतशीलता वाले माध्यम में हम किसी चार्ज को रख देते हैं, दो चार्ज को, तो उस केस में जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और निर्वात में रहेगा तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको फिक्स है, 9 × 10⁻9 होता है, पर इसका मान फिक्स नहीं है, 9 × 10⁻9 नहीं होगा। अब उस माध्यम का क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे वैद्युतशीलता रखना पड़ेगा, तब आप कैलकुलेट करके उसके बाद सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया इतना, बहुत अच्छा। अगर इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट करिए फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लिया आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा थोड़ा, ठीक है ना, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा इस लाइन को, अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। अब हमने एक चीज किया, बड़ा कमाल की चीज किया, कहेंगे क्या सर, क्या कर दिया अभी, ठीक है ना। देखिएगा, हमने एक काम किया, अगले केस में हमने क्या किया कि अगर हमको क्या करना है, बार बार दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, और मीडियम को बार बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। मीडियम को बार बार चेंज करेंगे तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हर बार मीडियम का क्या निकालना पड़ेगा, हमको वैद्युतशीलता निकालना पड़ेगा, वैद्युतशीलता निकाल के फॉर्मूला में रख के तभी क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। हमने इसके लिए एक सिंपल सा उपाय निकाला, ठीक है ना। किया क्या, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अभी हमने क्या किया, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1, ये वाला जो इक्वेशन मिला था, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। हम एक काम करेंगे, समीकरण, ठीक है ना, 1 में हम भाग देंगे किससे, समीकरण 2 से। भाग देने से होगा क्या, होगा एक, देखिएगा इधर वाला भाग देंगे तो इधर होगा एफ नॉट में भाग किससे पड़ेगा, एफ एम से। किससे पड़ेगा, एफ एम मतलब मीडियम में फोर्स है, एफ नॉट मतलब निर्वात या हवा में फोर्स है, ठीक है ना। ये इक्वल होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर भाग देंगे हम, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यहाँ बचा Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, यहाँ बचा Q1 Q2 अपन, सॉरी ये हो जाएगा गड़बड़ के, सॉरी सर, ये हो जाएगा ऊपर, ऊपर वाले देखो, ऊपर वाले देते हैं, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा कितना Q2, और नीचे किसका, इसके नीचे कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना R स्क्वायर, ये होगा। और ये पूरा का बट्टा हो जाएगा, पूरे में भाग देना है किससे, इस वाले से, इस वाले यानी क्या, ये कितना है Q1 Q2 अपन नीचे कितना लिख देते हैं सीधा 4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ कितना है R स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो बाहर का बाहर गुणा करते हैं और अंदर का अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ नॉट अपन कितना एफ एम, ठीक है, और ये इक्वल होगा, बाहर का बाहर करेंगे कितना होगा बोलिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इनटू कितना हो जाएगा R स्क्वायर इनटू कितना, इनटू Q1, ये हो जाएगा कितना Q2, नीचे कितना होगा बोलिएगा, इसका अगर करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट होगा इस बार, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा R स्क्वायर इनटू नीचे वाला हो जाएगा कितना Q1 इनटू Q2। अब देखेंगे तो ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, ये वैल्यू पूरा कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये बाकी जो भी वैल्यू है ये सब के सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है, ये सब कट जाएंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना एफ नॉट अपन कितना एफ एम इक्वल टू, यहाँ पे कितना क्या मिला, एप्सिलॉन अपन कितना एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये जो हमको वैल्यू मिला है, ठीक है ना, एफ नॉट अपन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। एफ नॉट क्या है, एफ नॉट जो है निर्वात में फोर्स है, क्या है, निर्वात में लगने वाला क्या है, फोर्स है। और एफ एम क्या है,
माध्यम में जब चार्ज को रखते हैं तो उसमें लगने वाला फोर्स है। एप्सिलॉन नॉट क्या, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन क्या है, उस माध्यम की वैद्युशीलता है जिसमें हम क्या, किसी माध्यम की वैद्युशीलता है जिसमें हम चार्ज को रख रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है। इतना तो बेसिक पता ही होगा, ठीक है ना, अभी पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा हमने क्या किया, ठीक है ना, अगर ध्यान से आप सोचेंगे, ठीक है ना, इसको फिर मैं नीचे थोड़ा निकालता हूं, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा थोड़ा हमको, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये जो वैल्यू होता है एफ नॉट अपान एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने एक नाम दिया, ठीक है ना, इसको हमने नाम क्या दिया, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है उसको एक नाम दिया, ठीक है ना, उसको हमने बोला के, या उसको बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, थोड़ा बेसिक लॉजिक समझते हैं। देखो क्या हुआ, हमको ये पता है जब हम दो चार्ज को किस में रखेंगे, हवा में रखे हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होता है। और कमाल की चीज मैं बताऊं, सबसे कम विरोध करता है वैद्युत क्षेत्र का, पता है कौन सा माध्यम, हवा। हवा बोल सकते हैं या निर्वात। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का विरोध सबसे कम होता है, इसका मतलब उसकी वैद्युशीलता क्या होगी, सबसे कम होगी। और उसके तुलना में अगर देखेंगे तो अलग अलग जो मीडियम होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र का क्या करते हैं, विरोध ज्यादा करते हैं। और ज्यादा करते हैं तो उसकी वैद्युशीलता क्या रहेगी, भाई ज्यादा रहेगी, सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सिंपल सा चीज किया, हर बार अगर मान लीजिए उस माध्यम में, किसी माध्यम में रख के दो आवेश को उसके बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करना है, तो उस हर बार क्या करना पड़ेगा, उस माध्यम का हमको चाहिए होगा क्या चीज, फॉर्मूले में वैद्युशीलता निकालना पड़ेगा। उस चीज को दूर करने के लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा काम किया। क्या काम किया कि हमने क्या किया, निर्वात के सापेक्ष देखा कि उसकी वैद्युशीलता कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। अब वो कितना गुना ज्यादा कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, हमको क्या करना पड़ेगा, उस माध्यम की वैद्युशीलता में किससे भाग देना पड़ेगा, निर्वात की वैद्युशीलता से, तभी तो निकाल पाएंगे कि निर्वात की तुलना में कितना गुना ज्यादा उसकी वैद्युशीलता है। और जो हमने भाग दिया तो जितना गुना आया उसी को हमने एक नाम दिया, और उसको नाम दिया क्या चीज, परावैद्युतांक। क्या नाम दिया, परावैद्युतांक। मतलब परावैद्युतांक क्या होगा, बड़ा सिंपल से, परावैद्युतांक क्या होगा, तो बोलेंगे किसी माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या बता रहे हैं, परावैद्युतांक ये दर्शाता है कि निर्वात की तुलना में उस माध्यम की वैद्युशीलता कितना गुना क्या है, ज्यादा है। क्लियर है, ये जो कितना गुना ज्यादा है उसी को हमने नाम दिया क्या चीज, परावैद्युतांक। और याद रखिएगा परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं, के से। किससे लिखते हैं, के से। तो यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस फार्मूले में कि ये क्या है, माध्यम की वैद्युशीलता, उसमें किससे भाग दिए हैं, निर्वात की वैद्युशीलता से। तो ये जो वैल्यू आया, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों का जो रेशियो आया है उसको क्या बोलेंगे, के बोलेंगे, परावैद्युतांक बोलेंगे। परावैद्युतांक को लिखते हैं किससे, के से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये वैल्यू के है, परावैद्युतांक है, तो वो परावैद्युतांक हम कैसे निकाल, ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर, यानी कि हम फोर्स से भी क्या निकाल सकते हैं, परावैद्युतांक निकाल सकते हैं। और साथ साथ हमें ये जो माध्यम की वैद्युशीलता है उससे भी क्या निकाल सकते हैं, परावैद्युतांक निकाल सकते हैं। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू किसके बराबर होगा, के। तो के बराबर हो जाएगा किसके, भाई ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपन कितना, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होगा, एफ नॉट अपन कितना, एफ एम से। तो कहेंगे सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है ना, इससे कमाल का बेनिफिट हुआ। थोड़ा ध्यान समझिएगा, के क्या है, के जो है एक परावैद्युतांक है जो ये दर्शा रहा है कि निर्वात से अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी माध्यम में हम उस चार्ज को रखते हैं तो उस माध्यम में कितना गुना क्या होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज को रखते हैं कितना गुना फोर्स भाई कम हो जाएगा, या ऐसे फोर्स से कैलकुलेट करेंगे तो आप यही बोलेंगे कितना गुना फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। उस चीज को देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है, ये मीडियम में जो है फोर्स है वो है, और ये क्या है, ये जो है निर्वात में फोर्स है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं तो जितना गुना आएगा, मतलब फोर्स तो निर्वात में ज्यादा लगेगा, इसमें क्या रहेगा, माध्यम में कम रहेगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि निर्वात की तुलना में जो माध्यम में जो फोर्स है वो कितना गुना क्या हो गया है, कम हो गया है। उस चीज को दिखाने का काम कर रहा है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भैया माध्यम की वैद्युशीलता जो कि ज्यादा होती है उसमें कैसे भाग देंगे, निर्वात की वैद्युशीलता कम होती है उससे भाग देंगे, तो जितना गुना आएगा उसी को क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक। बातें की है। अब परावैद्युतांक किसे लिख रहे हैं, के से। अब देखिएगा, अगर अब हमको किसी माध्यम का, भाई हर एक मीडियम का ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, परावैद्युतांक निकाल सकते हैं। जैसे पानी का परावैद्युतांक निकाल लो,
कांच का परावैद्युतांक निकाल लो, सबका अलग अलग क्या निकाल ले, परावैद्युतांक निकाल ले। परावैद्युतांक किसे लिखते हैं, के से। परावैद्युतांक मतलब कितना गुना उसमें वैद्युशीलता क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, या फोर्स कितना गुना कम हो गया है, बात एक ही है, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात, आगे देखिएगा। अगर हम अब फोर्स निकालना चाहते हैं दो आवेशों के बीच में, और किसी माध्यम में रख दिए हैं जिसका परावैद्युतांक कितना निकला है, कि परावैद्युतांक मतलब ये दर्शा रहा है कि फोर्स उतना गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले के और थोड़ा अलग तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इतना नोट कर चुके थे आप, आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम, ठीक है ना, इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है ना। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बड़ा सिंपल सा चीज, ठीक है। यदि यहाँ लिख रहा हूं, एक पॉइंट और नोट करिएगा इसमें, यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना, के हो, ठीक है ना, कितना है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक कितना हो, के हो, और उस माध्यम में अगर क्या निकालना हो, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, तो बड़ा सिंपल सा फिनोमेना करेंगे, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ साथ में हम क्या करेंगे, कितना गुना फोर्स कम हो गया, यानी कि भाई सोच के देखो, अगर के बढ़ जाए, के बढ़ रहा है, के बढ़ने का मतलब क्या हुआ, के कैसे बढ़ेगा, के तभी बढ़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब एप्सिलॉन का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। एप्सिलॉन नॉट का मान तो भाई फिक्स होता है, निर्वात के लिए है, इसका मान अगर ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, के का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर एप्सिलॉन ज्यादा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का विरोध ज्यादा हो रहा है, तो उसमें फोर्स क्या निकलेगा, कम होगा। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर के का मान ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उस मीडियम में फोर्स क्या होगा, कम होगा। के का मान ज्यादा, इसका मतलब उस मीडियम में फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो अगर हम इस फार्मूले में लिखना चाहें तो के को क्या लिखेंगे, फोर्स के क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा, के व्युत्क्रमानुपाती होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा के इंटू कितना लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपन कितना हो जाएगा ये, आज, ठीक है ना। ये मेन फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, कूलाम के नियम का सबसे जो मेन फार्मूला है कौन सा है, यही है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा मेन फार्मूला मिला, और ये कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स होता है इसका मान। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युशीलता, और उसके साथ इसका मान हमको फिक्स होता है, 9 गुणे कितना, 10⁻9 होता है। और के जो होगा, अगर किसी माध्यम में रख दिया है, तो उस केस के लिए के का मान कितना रखेंगे भाई, उसका अलग अलग माध्यम का के का मान परावैद्युतांक आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। मेटल के लिए क्या होता है, अनंत होता है, आगे देखेंगे, ठीक है ना। Q1 Q2/8 तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, निर्वात के लिए कितना होगा के का मान, तो यहां से देख सकते हैं, निर्वात के लिए अगर आपको के का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, के कैसे निकलता है भाई, उस माध्यम के वैद्युशीलता में किस निर्वात की वैद्युशीलता से भाग देना है। अगर निर्वाती का निकालना है तो यहाँ पर रखना पड़ेगा निर्वात की वैद्युशीलता, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट से भाग देंगे, कितना वैल्यू आएगा, 1। यानी कि निर्वात के लिए क्या होता है, के का मान कितना होता है, के का जो मान होता है वो निर्वात के लिए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। जो मेटालिक बॉडी होते हैं, मतलब धातु होते हैं, धातु में, उसके लिए के का मान कितना होता है, अनंत होता है। किसका, मेटल जो होते हैं, ठीक है ना, मेटल जो होते हैं उसका माध्यम की वैद्युशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम निर्वात की वैद्युशीलता से भाग देते हैं, तो लगभग क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आई होप ये समझ में आया हो, ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या है और मेन फार्मूला क्या रहा होगा, ये सब आपको समझ में आया होगा। वैद्युशीलता क्या होती है, परावैद्युतांक क्या होती है, ये भी सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।